हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 विज्ञान जिसमें एनसीईआरटी बुक है, कक्षा 9 विज्ञान है, अध्याय दिया हुआ है हमारा। यहाँ पर अध्याय 1 है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हम आते हैं। पहला आता है द्रव्य या पदार्थ, यानी द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं उसके बारे में इसमें हम जानेंगे, जिसकी मीनिंग है मैटर और सब्सटेंसेज। तो आइए देखते हैं। द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है। जैसे हम देखते हैं ये ठोस है, ये इतना स्थान घेरा हुआ है, इसलिए ये द्रव्य कहलाएगा। ये हमारा दिया हुआ है, यानी लिक्विड फॉर्म में है, अर्थात द्रव है, तो ये भी हमारा द्रव्य कहलाएगा। आगे आएंगे तो ये जो गैस है ये भी हमारा द्रव्य कहलाएगा। तो हमें क्या मिला? द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है। चूँकि सभी में कणों की संख्या होती है, सब में कण होते हैं, तो इसलिए इनमें द्रव्यमान भी होता है। तो द्रव्य वह है जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान होता है। तो इसकी परिभाषा आ जाएगी कि द्रव्य वह होता है, द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो, तथा जिसमें द्रव्यमान हो, तथा जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो। तो यानी जितने भी हमारे ठोस द्रव गैसें होती हैं सभी को हम द्रव्य कहते हैं। अब जैसे में हमें क्या मिल जाएगा? यानी लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, इसके बाद आ जाएंगे तेल मिल जाएगा, फिर आ जाएंगे पानी मिल जाएगा, आगे आ जाएंगे जितनी गैसें होती हैं, चाहे हाइड्रोजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, जितनी भी गैसें होंगी ये सभी द्रव्य कहलाएंगे। लेकिन जो प्रकाश होता है ये प्रकाश हमारा द्रव्य नहीं कहलाता है। आगे आते हैं, हम देखते हैं तो क्या दे दिया है? दूसरा आयतन। माने अब हम देखेंगे कि आयतन किसे कहा जाता है। तो हमें क्या मिलेगा? द्रव्य के बाद आयतन, और हम जानेंगे कि आयतन किसे कहा जाता है। यहाँ हम आएंगे, देखेंगे आयतन किसे कहा जाता है। तो आयतन का मतलब जो स्थान घेरे, जितना वह स्थान घेरेगा उसी को हम क्या कहेंगे? उसका आयतन कहेंगे। जैसे ये हमारा पानी है तो ये इतना स्थान घेरे हुए है, तो जितना स्थान घेरेगा उसी को हम क्या कहेंगे? उसका आयतन। आयतन में क्या बन जाएगा कि कोई पदार्थ या कह लीजिए कोई द्रव्य जितना स्थान घेरता है, जितना स्थान घेरता है, वही उसका आयतन कहलाता है, वही उसका आयतन कहलाता है, आयतन कहलाता है। यानी जितना स्थान घेरेगा उसी को उसका हम आयतन कहेंगे। तो इस तरह से हमें क्या मिला कि द्रव्य मिला, उसके साथ साथ ये आयतन मिला। अब आगे आएंगे तो नेक्स्ट हमारा आता है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो इसमें हम जानेंगे कि पदार्थ के जो कण होते हैं उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में क्या आता है? नंबर 1 है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ देखेंगे ये हमारा एक कण है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अगर इसका हम प्रयोग करना चाहें तो हम क्या करें? एक बीकर ले लें और उसमें हम 100 ml यानी जल भर लें, और जल भरने के बाद उसको करना क्या है? इसमें हल्का सा कलर डाल देना है। तो कलर देखेंगे पूरे जल में समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब हम एक दूसरा बीकर ले लेंगे जिसमें हम 90 ml पानी लेंगे, और इसमें से कलर वाला जो पार्ट है उसका 10 ml लेकर आएंगे, इसमें डाल देंगे। तो देखेंगे तो ये फिर 100 ml बन जाएगा, क्योंकि 90 ml था, 10 ml हमने मिला दिया, 100 ml बन गया। अब इसमें भी जो भी कण रहेंगे इस कलर के कण पूरा फैल जाएंगे। फिर आगे आ जाएंगे तो एक और बीकर ले लेंगे, इसमें भी हम 90 ml ले लेंगे जल, और लेने के बाद इसमें फिर हम 10 ml इसमें से निकाल के इसमें डाल देंगे।
तो देखेंगे ये फिर 100 ml बन जाएगा। इसमें भी हमारा जो कलर रहेगा पूरा फैल जाएगा, रंगीन कम होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कलर की मात्रा कम होती जाएगी, लेकिन हम कह सकते हैं जो जरा सा हमने थोड़ा सा कलर लिया था उस कलर में असंख्य जो थे ये कण थे, असंख्य कण थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया, पूरे पानी को रंगीन कर दिया। और जब उसमें से हमने 10 ml निकाला तो पूरे कणों का 10वां भाग निकल के आया, फिर पूरे पानी को रंगीन कर दिया। फिर इसका हमने 10वां भाग निकाला तो फिर हम देखेंगे पूरे पानी को रंगीन कर रहा है। कणों की संख्या कम होती जा रही है लेकिन पूरे कण को रंगीन करता चला जा रहा है। आगे भी देखेंगे पूरे कणों को रंगीन इस तरह से करता चला जाएगा। अगर इसमें कणों की संख्या कम होती, 10-5 कण होते, 20-25 कण होते, तो जैसे जैसे आगे जाते तो जब 1-2 कण बच जाते तो पानी के कुछ पार्ट को ही रंगीन कर पाते, पूरा पानी हमारा रंगीन नहीं होता। इसका मतलब है इस थोड़े से कलर में असंख्य कण थे, तभी जाकर के हर जगह इस पानी को रंगीन कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। आगे हम आएंगे, नेक्स्ट देखेंगे नंबर 2। नंबर 2 में क्या दिया है हमारा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये हम देख रहे हैं जो कण हैं इनके बीच में कुछ न कुछ ये खाली स्थान बना हुआ है। इसी तरह से देखेंगे द्रव में ये खाली स्थान और ज़्यादा होता है। अगला जाएंगे गैस में ये खाली स्थान और बढ़ जाता है। तो जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं उनके सभी कणों के बीच में खाली स्थान होता है और इस स्थान को हम तक कहते हैं अंतरा अणुक, यानी अंतरा अणुक या अंतरा परमाणुक, अंतरा परमाणुक स्थान, यानी जो ये स्थान होता है उसको हम अंतराणुक या अंतरा परमाणुक स्थान कहा जाता है। ठोस में स्थान सबसे कम, द्रव में ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। आगे आते हैं, हम देखते हैं अगला नंबर हमारा दिया हुआ है 3 नंबर कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। ये हमारे जितने पदार्थ के कण हैं, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, ये हमेशा गति करते रहते हैं। जो ठोस का कण होता है केवल कंपन करता है, ये कंपन करता रहता है, बाकी द्रव और गैस के कण हमेशा गति करते रहते हैं। यहाँ हमने क्या ले लिया, एक बीकर में पानी ले लिया और उसमें हमने क्या डाल दिया, स्याही डाल दिया। और केवल एक जगह स्याही डालेंगे तो हम देखेंगे धीरे धीरे पूरे पानी में स्याही के कण फैल जाएंगे, जबकि इसको हमने हिलाया नहीं। इसका मतलब है कि ये जो पानी के कण थे निरंतर गति कर रहे थे और इसी के कारण पूरे पानी में धीरे धीरे यह स्याही फैल गई। तो इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गति करते रहते हैं। आगे आएंगे, नंबर 4 है 2 भिन्न पदार्थों का अपने आप मिलना विसरण कहलाता है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हमने पानी लिए थे और इसमें हमने स्याही डाल दिया तो अपने आप पानी पूरे में फैल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी पदार्थ में जो स्वतः अपने आप कण मिल जाते हैं, सब जगह फैल जाते हैं, उसी को कहा जाता है हमारा विसरण। आगे आएंगे अब नंबर 5। तो नंबर 5 में क्या दिया है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कोई भी ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, सभी के कण आपस में एक दूसरे को खींचते रहते हैं। और यही कारण होता है कि जो ठोस का कण होता है इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो ज़्यादा बल से बंधा होता है, आसानी से टूटता नहीं है। जैसे हम क्या ले लें, एक लोहा ले लें और एक चाक ले लें। उसके बाद हम क्या करें, पानी ले लें या तो रबर एक ले लें, रबर ले लें और फिर आगे आ जाएंगे इसी तरह से और हम पानी ले लेंगे। आज चीज़ों को ले लेंगे। अगर इसके ऊपर हम धक्का देते हैं तो लोहे का जो पदार्थ रहेगा जल्दी टूटेगा नहीं। चाक में चूंकि ये कम बल से बंधे होते हैं, कम आकर्षण बल होता है, इसलिए जल्दी से टूट जाता है। इसी तरह से पानी को हम ऊपर से ही गिरा देंगे तो ऑटोमेटिक ये फैल जाता है, अर्थात टूट जाता है। तो हम कह सकते हैं पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। या और एग्जाम्पल के लिए समझ लें कि ये हमारी पानी की बूंदें थी। जब इनको हम ये कांच के प्लेट के ऊपर रखी हुई है, अगर मान लीजिए इसमें ग्रीस लगा था, उसके ऊपर पानी मिला दें तो ये बूंद बूंद बन जाएगी। अब अगर इन बूंदों को हम सटाना चाहेंगे तो आएंगे, देखेंगे मिल करके एक बड़ी बूंद बन जाएगी। तो मिलने के बाद बड़ी बूंद बनने का अर्थ यह है कि जो कण थे एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। अगर और एग्जाम्पल देख लें तो जैसे हमने इसमें जल ले लिया और इसमें हमने शेविंग जो ब्रश होता है इसको डालेंगे तो जो ब्रश के कण होंगे यानी उसके बाल होंगे वो फैल जाएंगे।
लेकिन जैसे ही हम इस सेविंग ब्रश को बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरह से यानी सट जाएंगे। तो जो पानी के कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए पानी में जाने के बाद सेविंग के ब्रश फैल जाते हैं और बाहर निकालने के बाद ये फिर से कण एक दूसरे को चिपका लेते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो ठोस में जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होता है। आगे हम आएंगे तो आगे हमारा दिया गया है द्रव की भौतिक अवस्थाएं। अब इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।